हेलो प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं प्रवीण कुमार अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक नई क्लास के साथ, एक नए विषय के साथ आपका यहां स्वागत है। दूसरा, हमने देखा कि YouTube पर बहुत सारी क्लासेस दिखाई गई हैं, अलग अलग विषयों की क्लासेस दिखाई गई हैं। तो आज हम आपके लिए यहाँ एक अलग विषय ही लेकर आए हैं जो आपके सामने है। आपको यहाँ बोर्ड के माध्यम से जानकारी मिल ही गई होगी कि ये जो हमारा आज का विषय है, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो क्या है, ज्योग्राफी। यानी कि आज हम यहाँ इस क्लास के माध्यम से ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि YouTube पर जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अलग अलग विषयों पर हमने शोध किया, हमारी टीम ने शोध किया और पाया कि यहाँ YouTube में जो क्लासेस हैं उनमें काफी भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं जो विद्यार्थियों को भ्रामक स्थिति पैदा कर देती हैं, उनको असमंजस या डाउट में डाल देती हैं और उसका परिणाम विद्यार्थियों के परीक्षा फल पर, विद्यार्थियों की तैयारी पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस समय परीक्षार्थी हाल में बैठता है, परीक्षा हाल के अंदर बैठता है, तो उसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, एक भ्रामक पैदा हो जाती है। तो उसी को ध्यान में देखते हुए हम यहां आपके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट और 100% सही चुनिंदा विषयों की जानकारी हम आपके लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम काफी वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस में काफी वर्षों का हमारी टीम को अनुभव है और वही टीम आपके लिए यहाँ अलग अलग विषय लेके आएगी। समय के अनुसार हमारा टॉपिक्स आगे बढ़ेगा और विषय भी हमारे आगे बढ़ते जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस आपकी परीक्षा में एक मील, आपकी तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आपका स्नेह और आपका प्यार अगर हमें मिलता रहा तो हम चंद ही दिनों में आपके लिए यहां पर बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और उम्मीद करेंगे वो प्लेटफॉर्म और अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस का नया प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है भूगोल, ज्योग्राफी। इसके बारे में आज हम यहां पढ़ेंगे और जिस तरीके से आप साथियों का और विद्यार्थियों का प्यार हमें मिल रहा है, स्नेह हमें मिल रहा है, उसके लिए सभी साथियों का यहां दिल से हम आभारी हैं और आगे भी आभारी रहेंगे और उम्मीद करेंगे उस साथी और विद्यार्थी हमारे साथ और विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जिससे हमारा चैनल दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा और आपके लिए अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए यहां लेके आएगा। आपके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा और उसी के साथ हमारे आज के नए विषय को यहां दोहराना चाहूंगा, ज्योग्राफी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले चंद लाइनें, 2 लाइनें विद्यार्थियों के लिए कि औजार थमा देती है हाथों में गरीबी, औजार थमा देती है हाथों में गरीबी, हर बच्चे की किस्मत में किताबें नहीं होती, हर बच्चे की किस्मत में किताबें नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास पढ़ने का मौका है। जिन विद्यार्थियों के पास पढ़ने का मौका उसको गंवाएं नहीं और एक अच्छी तैयारी में जुट जाएं, अच्छी तैयारी करें, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में जल्दी सफलता प्राप्त हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज लेके आए एक नया विषय, ज्योग्राफी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे विषय की तरफ, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी भूगोल है, उसके 3 पार्ट हैं। 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी को। जियोग्राफी, भूगोल। मैंने पहले आपकी सुविधा के लिए यहां लिख किया है ताकि दोबारा से समय बर्बाद ना हो आपका। क्या सबसे पहला पार्ट, ज्योग्राफी का पहला पार्ट है डियर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का अर्थ है
खगोल विज्ञान। क्या है? खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी का अर्थ है क्या है? खगोल विज्ञान। दूसरा हमारा पार्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी, और जियोलॉजी का मतलब है भूगर्भ। भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजी क्या है? भूगर्भ विज्ञान। दूसरा टोपोग्राफी, ये 3 नंबर है, सॉरी 3 नंबर टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी है भू आकृति। क्या जी? भू आकृति। 4 नंबर पे है जियोग्राफी। जियोग्राफी भूगोल। तो आज का जो हमारा विषय है, हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे जी, फिर यूं बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम यहां शुरुआत करने वाले हैं आज जियोग्राफी। वैसे हमने विद्यार्थियों को पहले ऑफलाइन के माध्यम से ये क्लास यहाँ दी है, एस्ट्रोनॉमी, भूगर्भ और भू आकृति की क्लासेस हम पढ़ा चुके हैं। कोई बात नहीं, अब जो विद्यार्थी हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनके लिए आज का एक नया विषय ही होगा, एक नया टॉपिक होगा भूगोल, जो आप अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम ऑफलाइन के माध्यम से भी आप साथियों तक जुड़े हुए हैं। काफी विद्यार्थी हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ चुके हैं काफी चीजें। तो जो ज्योग्राफी है, भूगोल, यानी कि सबसे पहले इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, क्या है भूगोल। भूगोल 2 भागों में बटा है, जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी भूगोल, भूमि, जियो भूमि, ग्राफी ग्राफोज से बना ये शब्द। गोल यानी कि भूमि गोल है भाई, पृथ्वी गोल है ऐसे। और वास्तव में अगर देखा जाए ना तो पृथ्वी गोल नहीं है भाई, गोल नहीं है। वास्तविक रूप में तो ऐसे ही है, अंडाकार, अंडाकार है पृथ्वी, भूगोल है। एक छोटी सी बात और बीच में, अब गोल के ऊपर बात आ गई, भूगोल के ऊपर। तो भाई एक बार एक क्लास कक्षा चल रही थी, तो उसके अंदर एक मैडम पढ़ा रहे थे, वही ज्योग्राफी जैसे मैं आप साथियों को पढ़ा रहा हूं, वो भी मेरी तरह ही हल्की दुबली पतली थी। तो क्या हुआ, उसने कहा, किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछा, तो बोली, बोलो विद्यार्थियों कि पृथ्वी घूमती है। बोलो विद्यार्थियों, पृथ्वी घूमती है। तो एक शरारती सा बच्चा था, वो उठकर खड़ा हुआ और बोला, मैडम जी कि मैं खाया करो ना, तो यह पृथ्वी नहीं घूमती दिखेगी। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? अंडाकार, ऐसे है जी। हमारी पृथ्वी है अंडाकार। हमारी पृथ्वी क्या है? अंडाकार है। दूसरा, इसको गोल बनाया गया है, गोल माना गया है इसको, वास्तव में गोल नहीं है भाई पृथ्वी। आप आइडिया लगाओ, पृथ्वी हमारी कैसी है? यूं। अब ये चीज है, देखो क्या है? ऐसी है। क्यों? क्योंकि आप आइडिया लगाओ विद्यार्थियों कि कोई भी वस्तु जो उबड़ खाबड़ है, क्या प्लेन हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जिसके ऊपर चट्टाने हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, तो धरती उबड़ खाबड़ी मिलेगी ना। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के ऊपर भी तो है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? प्लेन भूमि भी है, चट्टान भी है, पठार भी है, नदियां भी हैं, पर्वत भी हैं। तो वो ऐसी है। अब पर्वत होते हैं, आपको पता है कि जो हमारे पर्वत हैं ऐसे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, तो पृथ्वी के ऊपर ही तो है ना वो। तो क्या किया गया है इसको गोल बनाने के लिए? एक एवरेज होता है ना, एवरेज। एवरेज उसमें क्या कर दिया गया है
कि जो ये रेखाएं हैं, अब जो नीचे है उसको ऊपर कर दिया गया और ऊपर है उसको नीचे कर दिया गया। तो जो ये रेखाएं हैं इसको क्या किया गया है, गोल बनाने के लिए ऐसे एवरेज कर दिया भाई। ये एवरेज कर दिया तो ये होगी ना गोल। और वास्तव में क्या है, अंडाकार। अंडाकार है पृथ्वी, गोल है। ये जो किया गया है इसको बोलते हैं जियोड। माना गया है, इसको बना दिया गया है भाई। पृथ्वी वास्तव में ऐसी गोल नहीं है, बना दिया गया है इसको। इसको बोलते हैं जियोड, अंडाकार रूप। आगे बढ़ते हैं। अब इसी पृथ्वी के ऊपर सब कुछ है। दूसरा, हम यहां पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, और उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। दो भागों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों को हम किसके माध्यम से पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से। दोनों को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, अगर कोई भी बच्चा हमारी क्लास पढ़ रहा है तो सीधी सी बात है क्लास में ही रही तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में आएगा। और हमारी क्लास एक बार भी अगर जिस बच्चे ने पढ़ ली ना, क्लास में रहते हुए जिसका ध्यान बिल्कुल शांत तरीके से क्लास में है, तो समझो उसको दोबारा घर पढ़ने की या दोबारा क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही उसको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बहुत आसान है विद्यार्थियों ज्योग्राफी, बहुत आसान। आसान कब है, जब आप इसको तरीके से पढ़ते हैं। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब जो इंडियन ज्योग्राफी है, ये इंडिया का मैप आपके सामने है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स में। पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेगी। तो इसको हम सीधा मानकर पढ़ेंगे कि इसको 4 भागों में बांटा गया भाई। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, 4 भागों में इसको बांटा गया है। उसके बाद इसकी स्थिति पढ़ेंगे, इसके पड़ोस में कौन से देश हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, यहां जो ये है, ये वाला एरिया, हम इसको भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। ये वाला जो एरिया है ना, ये है भाई। पहला पार्ट है इसका पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। पहले पार्ट में हमने बांट दिया इसको माउंटेन रेंज।
इसके भी 4 पार्ट हैं। जो ये है 1 2 3 और ये 4, ये पूरा का पूरा क्या है, हिमालय। ये है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी नीचे वाली ये शिवालिक, ये मध्य, ये वृद्ध और ये ट्रांस हिमालय। तो इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। दूसरा नीचे है ये हिस्सा, इसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। प्लेन एरियाज, प्लेन एरियाज, मैदानी क्षेत्र। तीसरा हमारा ये है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्लेटू, इसको बोलते प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। अब चौथे की हम बात कर लेते हैं। हमने इसको भागों में डिवाइड किया है। अब चौथा जो बचता है हमारा, अब आपको ये पता है कि यहां इस साइड ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अरब सागर और हिंद महासागर नीचे। नीचे हिंद महासागर। तो जो ये वाला एरिया है ना, इस एरियाज के अंदर इस साइड बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, इस साइड अरब सागर, इस साइड हिंद महासागर लगा हुआ, तो इसको बोलेंगे हम कोस्टल एरियाज। इंग्लिश का वर्ड कोस्टल एरियाज या प्रायद्वीप, ये पठार ये हो गया। और ये क्या है जी, कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया ये हैं विद्यार्थियों। तो इसी को हम कवर करेंगे। अब यहां से मैं बताना चाहूंगा जो हिमालय की स्थिति है कि हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे बनी, या कैसे आई, किस तरीके से आई, कितनी पुरानी रेंज आई। तो उससे पहले आप ये बताओ, जो यहां होगा क्या इस एरिया में होगा? जो वृक्ष यहां होंगे क्या इस एरिया में होंगे? जो खान पान पहाड़ी क्षेत्र में होगा क्या मैदानी क्षेत्र में होगा? क्या इस क्षेत्र में होगा? इस क्षेत्र का रहन सहन क्या इस क्षेत्र में होगा क्या इस क्षेत्र में होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना। ये पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय और द्वीपीय। जो एरिया के अंदर यहां वृक्ष भी अलग होंगे, खान पान भी अलग होगा, रहन सहन भी अलग होगा, बोलने का तरीका भी अलग होगा, यानी कि भाषा भी अलग होगी। सारी चीजें यहां अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग एरियाज में। अपने आप बट गया ना, तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हिमालय की।
बात कर लेते हैं भाई हिमालय की। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको यहां बीच में कहना चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों का और साथियों का हमें जो स्नेह और प्यार मिल रहा है वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा, हमें बीच बीच में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी क्लासेस में कमी कहां है। हमारी क्लासेस को आप पढ़ें तो एक चुनौतीपूर्ण तरीके से पढ़ें, उसको अलग मानकर पढ़ें, उसके अंदर गलत खोजने की कोशिश करें कि इसके अंदर ये चीज सही नहीं है, ताकि समय अनुसार हम उसमें बदलाव कर सकें। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे और उसमें बदलाव करेंगे और आपको अपूर्व एजुकेशन क्लास एक बेहतर तरीके से शिक्षा देने का काम करेगा। तो ये है जो हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या था, आज से कई हजार वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर ये जितने भी आपके महाद्वीप बने हुए हैं, सागर बने हुए हैं, वो नहीं थे। केवल दो भागों में एक पूरा का पूरा एक एरिया था, ये ऐसे था, ये था अंगार लैंड और ये गोंडवाना लैंड, और बीच में था जी एक टेथिस सागर, और पूरे इसको बोलते थे पेंजिया। पेंजिया। तो क्या हुआ, समय के अनुसार जो जो समय आगे बढ़ता गया उसे अनुसार सिकुड़ते गए। अब ये दोनों आपस में मिले, बीच में था टेथिस सागर। अब टेथिस सागर क्या हुआ, अब ये कोई भी चीज है, अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज है वो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके जुड़ेगी। बीच में सागर है, दोनों साइड भूमि है, तो बीच में गीली मिट्टी पैदा होगी ना, गीलापन आएगा, दलदली होगी, तो यूं जुड़ेंगे तो उसको ऊपर उठाएंगे ऐसे। क्योंकि कोई भी चीज है अगर वो ऐसे लंबी पसरी हुई है, उसको ऐसे ऊपर उठाओगे वो जुड़ेगी तो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो जुड़ेगी और वो ऐसे ऊपर उठेगी भाई, यूं। तो वही इनके साथ हुआ, ये दोनों आपस में जुड़े, ये ऊपर उठ गया हिस्सा, और ऊपर उठ गया तो ये क्या बन गया, यानी टेथिस सागर की जगह आज किसने ले ली है, हिमालय पर्वत श्रेणी ने ले ली है। दूसरा आपका जो भारत था वो इसका हिस्सा था जी, यहां था पहले गोंडवाना लैंड का। भारत पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। अभी धीरे धीरे किसकी कई हजार साल लग गए, इसको बहुत हजार साल लग गए, धीरे धीरे खिसकी, तब जाके अलग अलग महाद्वीप हुए। ग्रेविटी बोलते इसको, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे अलग अलग एरिया में बढ़ते गए और यहां अलग अलग महाद्वीपों ने रूप धारण कर लिया, अलग अलग सागर और महासागर बन गए। तो उनमें से क्या था, टेथिस था, और उसकी जगह किसने ले ली, ट्रांस हिमालय ने। इसीलिए तो इसको बोलते हैं नवीन पर्वत श्रेणी, नवीन पर्वत श्रेणी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं नवीन पर्वत श्रेणी। ज्योग्राफी में मत मानो भाई युवा किसने बोल रहे हैं, अपनी भाषा में तो युवा सीधी सी बात है भाई, युवा है नया लड़का, यंग एज, यंगेस्ट, उसको युवा बोलते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में करोड़ों साल भाई कुछ नहीं है, युवा ही है वो, करोड़ों साल युवा मानते हैं, सीधी सी बात है। तो ये अपना युवा है भाई, यो हिमालय आज भी बढ़ने लग रहा है, यो घटता नहीं बढ़ने लग रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी रेंज बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ऐसा माना गया है, उसमें भी ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है। तो ये किसकी जगह ले लीजिए, टेथिस सागर की।
हिमालय पर्वत श्रेणी, और इसी के वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आगे। तो सबसे नया है। दूसरा फिर ये मैदानी क्षेत्र है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार इससे भी पुराना है भाई, इससे हिमालय श्रेणी से भी पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। यो 1100 करोड़ साल पुराना है, तो 1300 है भाई, 1300 करोड़ साल पुराना। यानी कि नत्तम हिमालय तो बड़ा है, नत्तम हिमालय तो बड़ा है, इसका जेठ लग गए यो प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत के दक्षिण हिस्से में। अब सीधी सी बात है, यहां से नदियां भी निकलती हैं भाई, नीचे एरिया में प्लेन एरिया आ जाता है, साथ में बच गया आपका तटीय क्षेत्र जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ है? समुद्र के साथ सीमा बनाता है तटीय क्षेत्र। जो हिमालय है इसके अंदर ग्लेशियर्स हैं काफी। अब इसके अंदर से क्या है, देखते हैं इसमें। अब जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये अब इसमें क्या है कि ग्लेशियर है जो वो पिघलते हैं। अब जो नीचे वाला मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार, ये होते प्लेन, यानी कि ऊंचाई की अगर बात करें हम तो ऊंचाई लगभग 1000 मीटर तक होती है, और ऊपर से होते प्लेन, और ये होते हैं ऐसे उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे ऐसे यूं। ठीक है, तो ये जो है ये एरियाज के अंदर प्लेन है, इसमें से जो नदियां निकलेंगी और इसमें से वो अलग मिलेंगी आपको। क्योंकि आप ये देखो पानी का बहाव कब तेज होगा, इस एरियाज के अंदर चलेगा या प्लेन के अंदर चलेगा। अब इनकी रेंज ऊंची है, आपको पता है कि हिमालय के अंदर पर्वत श्रेणी है 8848 मीटर ऊंची है। जितनी ज्यादा ऊंचाई से पानी गिरेगा, ऊंचाई पर से पानी आएगा, उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी ना। ये तो प्लेन है, इनकी ऊंचाई भी कम है और प्लेन है, तो यहां से क्या है, ये नदी निकलती है ऐसे ऐसे यूं, तो अपने साथ क्या करती है, नुकीली चोटें और बहुत तेज बहाव होता है, और तेज बहाव के कारण पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जमा कर देती है, और पत्थर इस बहाव के साथ नीचे आते हैं। अब नीचे आते थे पत्थर हो गए ना यहां इकट्ठे, यहां पत्थर, अगर पत्थर रखते हो आप, पत्थर पे पत्थर पत्थर पे पत्थर, उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह बची जाती भाई, छोटे छोटे छेद, छोटी छोटी दरारें बच जाती, तो उनमें आके यहाँ पानी की थोड़ी स्पीड कम हो जाती है और पानी यहाँ फैल जाता है। अब जैसे पानी क्या है, पानी स्वयं अपनी जगह बना लेगा, तो पानी की मात्रा यहां इकट्ठी होती है। पानी की मात्रा इकट्ठी होने के बाद क्या करती है, पानी मान लीजिए पानी है, अभी इकट्ठा हो गया, ऊपर से गिरेगा बढ़ेगा, तो जहां भी इसको जगह मिलेगी वो अपनी जगह बना लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये आगे बढ़ता है ऐसे, इसमें से जगह बना के, और यहां से मिट्टी वगैरह कटती रहती है, आगे चलती है और आगे एरिया में बट जाती है पानी। तो ये पत्थर अपने साथ यहां लेके आती। अब दोबारा से मैं आपको बता देता हूं यहां से, क्या इस एरिया में जो भूमि है वो उपजाऊ
उपजाऊ ज्यादा होगी या ये उपजाऊ ज्यादा होगी? क्या इस एरिया में भूमि है वो उपजाऊ ये ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी? इस एरिया के अंदर फसल ज्यादा होंगी या इस एरिया के अंदर फसल ज्यादा होंगी? प्लेन एरिया में। क्या इस एरिया के अंदर से जो नदियों का भाव है, क्या इस एरिया में आके मैदानी क्षेत्र में वही भाव रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों? दूसरी बात बता दो, क्यों भाई? क्यों तो अपना भाषा में क्योंकि तो लड़ाई है भाई, क्योंकि तो लड़ाई है। और साइंस में क्या है? साइंस के अंदर क्यों का जवाब है, उसको प्रूव करके दिखाता है साइंस। लेकिन अपन तो भैया ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में वैसा ही। ये एरिया अपने आप में अलग हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये मैदानी क्षेत्र हो गया। तो जिस समय यहां से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती नदियां ये, तो ये एरिया तो अपने आप ही कम उपजाऊ हो गया भाई। यहां की धरती अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां तो पथरीली जमीन मिलेगी ना, पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे। यहां मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया मिलेगा। यहां क्या करती है? आगे बढ़ती है और ये आगे इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जी? भाबर या भांवर, भांवर क्षेत्र कहा जाता है इसको। फिर आगे बढ़ती है तो जो नई मिट्टी है ना, ये अपने साथ जो लाती है इसको खादर बोलते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फिर आगे बढ़ती है, कई बार अब 5-7 सालों में सूखा पड़ जाता है भाई, 5-7 सालों में सूखा पड़ जाता है। हर साल तो नहीं पड़ता, लेकिन 5-10 सालों में कभी ना कभी सूखा पड़ ही जाता है। तो फिर वो नदियां भी सूख जाती है उस समय, क्यों? मानसून आता नहीं है, ग्लेशियर भी कम पिघलते हैं, तो पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो आगे जाके फिर एरिया में बढ़ती है, जो इस क्षेत्र में ये मिट्टी जो छोड़ देती नदियां आगे जाके, इसको बोलते हैं बांगर, यानी कि पुरानी, नई। ये ज्यादा उपजाऊ है भाई। खादर और बांगर होती है, ये भांवर क्षेत्र है। ये यहाँ पर पथरीला दलदल क्षेत्र मिलेगा। ये आपकी यहाँ है पहाड़ियों से जो नदियां निकलती नीचे। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। इससे जो नदियां निकलेंगी उनका बहाव भी कम होगा और स्पीड भी कम होगी। क्यों? एक तो कम ऊंचाई से निकलेंगी, दूसरा एरिया प्लेन है, इनकी ऊंचाई कम है, पठारों की ऊंचाई कम है। ये नुकीले नहीं होंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे प्लेन, ऐसे प्लेन मिलेंगे। और पर्वत मिलेंगे ऐसे नुकीले। उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थियों को हमारी क्लास समझ में आ रही होगी और बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़ रहे होंगे। आगे चलते हैं भैया। अब हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहां पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे यहां से स्थिति के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, भारत की स्थिति। कहां है? ये आपका पूरा वर्ल्ड है। इसके अंदर महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ये तो जो आपका भारत है वो यहां एशिया में, एशिया के अंदर भारत है।
वर्ल्ड के अंदर भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है भाई। क्योंकि जो ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहले क्या था, एक पूरा का पूरा क्षेत्र पेंजिया, अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड थे, उसी के हिस्से थे। ये अलग अलग बट गए और इनको क्या बोलने लगे जी, अलग अलग महाद्वीप। और उस महाद्वीप में से एशिया में क्या आ गया आपका हमारा भारत। और भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहां से हम इस स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की जो आकृति है ना, ये चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय यानी कि एक चतुर्भुज, बिल्कुल ऐसे। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। यहां से रुख, चा, बा, ये 6 नाम है, 6 नाम है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। एक, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7वां स्थान आपका किसका है? भारत का। 7वां स्थान किसका है जी? भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा, भारत की स्थिति लगभग 30 अक्षांश और 30 देशांतर में। ये अक्षांश देशांतर है क्या चीज? अक्षांश देशांतर है क्या चीज? लैटिट्यूड और लॉन्ग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्ग लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर। क्योंकि अक्षांश देशांतर के ऊपर ही किसी देश की स्थिति निर्भर करती है कि उसके अंदर कितने समय जोन है, कितने भागों में उसको बांटा गया, कितने समय जोन के अंदर उसको बांटा गया है, कितना उसका एरियाज है, उसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले यहां से ये आपका ग्लोब है। ये ग्लोब है। इसके ऊपर जो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची है ना, यानी कि ग्लोब, इसके ऊपर जो रेखाएं खींची गई हैं इसको बोलते हैं, रेखाओं के जाल को बोलते हैं ग्रीड, और इनको बोलते हैं, ये वाली जो रेखाएं सीधी अक्षांश और ये वाली जो रेखाएं हैं इनको बोलते हैं भाई देशांतर।
यहां से मैं आपको बता दूं कि वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ये रेखाएं नहीं खींची हुई हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा केवल इनको माना गया है, मानक रूप में ये खींची गई हैं, जिससे किसी भी देश की स्थिति को आयाम दिया जा सके या किसी देश की स्थिति का पता लगाया जा सके कि वो कितने अक्षांश या कितने एरियाज में फैला हुआ है, उसका एरियाज क्या है, उसी को ध्यान में रखकर और इसी को ध्यान में रखकर समय बनाया गया है। क्योंकि हमारा जो समय है यहां से लेकर और यहां तक, यहां से सूर्य उदय होता है, पूर्व से पश्चिम में अस्त होता है। यहां से और यहां तक अगर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है भाई, 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं और लगभग एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। उसी के हिसाब से लगभग 2 घंटे का समय अरुणाचल से गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। यह हमारे अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। भारत यहां है क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। यह भारत की समय मानक रेखा, जिसे भारत का समय लिया गया है, जो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। इसके पड़ोस में पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ये देश है पड़ोसी देश, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसकी स्थिति के बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों से